सभी को नमस्कार। तो बात करते हैं इंग्लिश जेल प्रहरी 2018 के 29 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि देखिए अभी मैंने इंग्लिश को एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपके एमपीएसआई या जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में बताया, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और जनरली स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। उसकी वजह यही है, आप देखेंगे कि मैं किस तरह से आपको सिखा रहा हूँ आंसर करना, आप किस तरह से करते हैं, आपने अब तक कितना सीखा है, आपका नॉलेज क्या है। आप अपने आप को एनालिसिस करिएगा। और जेल प्रहरी के जितने भी पेपर हैं उन सभी के आंसर मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँच पाए। दूसरी बात, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बात के लिए कल से कॉल कर रहे हैं कि सर बुक बता दीजिए, इंग्लिश से बहुत डर लग रहा है। मैं बता दूं, आप खुद इस पेपर को सॉल्व करने के बाद देखना कि कौन सी बुक है जो आपको इस तरह से आंसर एक्सप्लेन करेगी। आंसर तो यहाँ पे देखिए दिए हैं सभी के आंसर, तो फिर एक टीचर का क्या रोल होता है, मैं वहाँ एक टीचर का जो रोल होता है वो मैं एक कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ कि क्या टीचर का काम है और क्या पेपर में आंसर गिवन है, तो उतने से काम बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आई एंजॉय रीडिंग डैश कॉमिक in dash times of India dash English daily newspaper that was the first published in 1838। यानी कि क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आपको अब यहाँ पर कोई ये बोलेगा, ऑप्शन देखते हैं, द ए इनमें से फिर इसके बाद आपका आंसर नंबर ए ऐसे पढ़ाया जाएगा। बेटा सिलेक्शन इससे नहीं होगा। अब देखते हैं क्या है। आपको मैंने बताया था जब पढ़ा रहा था, क्या पहले तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आर्टिकल का है। आपको बताया किसी भी न्यूज़पेपर के सामने आर्टिकल आता है तो द, आप यहाँ पर सोचेंगे भी नहीं कि आई एंजॉय रीडिंग। अब उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में मैं पढ़ना क्या चाहता हूँ, किस न्यूज़पेपर की बात हो रही है जो 1838 में पब्लिश हुआ। 1838 में पब्लिश हुआ उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया स्पेसिफिक हो गई। या न्यूज़पेपर के साथ ही क्या हम दा लगाते हैं, और उस पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में मैं कौन सा कॉर्नर कौन सी न्यूज़ पढ़ता हूँ, बोलिए स्पेसिफिक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। अगर स्पेसिफिक कर रहा हूँ बात डेफिनेट की हो गई, और डेफिनेट आर्टिकल दा होता है, इसलिए यहाँ पर मैं लगाऊंगा आई एंजॉय द रीडिंग कॉमिक्स इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। न्यूज़पेपर के सामने हमेशा कोई भी न्यूज़पेपर है उसके साथ द टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश डेली न्यूज़ दैट एन इंग्लिश। यहाँ पर देखिए इंग्लिश, जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो साउंड जो आ रही है, कौन सी साउंड आ रही है, वॉवेल साउंड। और वॉवेल साउंड के पहले हम यूज करते हैं ए या एन, तो एन। यहाँ पर देखिए पहले में हमने दा लगाया, क्यों, क्योंकि कॉमिक्स उस न्यूज़पेपर का एक स्पेसिफिक डिटरमाइंड है, और उस कॉर्नर को मैं स्पेसिफिक यानी कि जो कॉमिक है उन सब चीज़ों को मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने उसको स्पेसिफिक बनाया। फिर न्यूज़पेपर है उसके साथ हमेशा हम यूज करते हैं दा। फिर इसके बाद इंग्लिश एक वॉवेल साउंड, और वॉवेल साउंड के साथ हम यूज करते हैं एन। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स का क्वेश्चन उठेगा कि सर आपने तो बोला था किसी लैंग्वेज के साथ दा नहीं लगाते, तो यहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश न्यूज़पेपर। उस न्यूज़पेपर का एडजेक्टिव यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है। कौन सा न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है। इंग्लिश न्यूज़पेपर उस न्यूज़पेपर की विशेषता बता रहा है, इसलिए इंग्लिश के साथ एन। अदरवाइज किसी भी सब्जेक्ट के रूप में अगर हम यूज करें, इंग्लिश, हिंदी, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, वहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंसेस। फॉर द गिवन सेंटेंस, ऑल ऑफ अस डैश प्लान टू गो फॉर द हॉलीडे व्हेन वी गेट अ लॉन्ग वीकेंड लीव। जब हमें वीकेंड पे छुट्टी मिलेगी तब हमें क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। मतलब हमें सबको प्लान करना चाहिए वीकेंड का। तो इसमें क्या है, वी नीड या वी शुड, वी यूज टू, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वी शुड प्लान। अगर छुट्टी मिल रही है तो हमें प्लान करना चाहिए। वी नीड प्लान, वी वुड प्लान, वी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ अस वी शुड प्लान कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसानी से इसको बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सम ऑफ द
चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सिक्वेंस द फॉलोइंग। आप देखिए कि सबसे मैंने जो इंपॉर्टेंट बात बताई PQRS, यहाँ पर 1 2 3 4 है, इन्हीं को कई बार लिखा रहता है PQRS, इसी को मैंने लिखा था बोर्ड में कि PQRS पूछा जाता है। आपने अब इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आप एक बात नोटिस करेंगे कि इससे आपका इंग्लिश कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो पूछ ही रहा है, इसके बाद आपकी रीडिंग स्किल कितनी अच्छी है, आप कितना सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हो, उनकी मीनिंग निकाल सकते हो। पढ़ते हैं एक बार। सम ऑफ देम आर बिगर देन ऑनर्स। अब ऑप्शन को देखिए, कहीं पर पहला ऑप्शन पहले लिखा है यस फर्स्ट। अब मुझे पता है कि सम ऑफ देम किसी के बारे में बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ ऐसे हैं। जब मुझे पता ही नहीं बात किसकी हो रही है तो मैं फर्स्ट को जिस ऑप्शन में लिखा है मैं फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा। एक बार फिर से समझिए, सम ऑफ देम आर बिगर देन हाउस, कुछ इनमें से हाउस से बड़े हैं। क्या क्वेश्चन उठता है, क्या इसका मतलब स्टार्ट इससे सेंटेंस में कर ही नहीं सकता, ये तो बीच में कहीं आएगा या लास्ट में कहीं आएगा। अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़िए। शिप्स सेलिंग नियर सदर्न न्यूजीलैंड हैव बीन वार्न्ड ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि जो शिप कहाँ पर है, सदर्न न्यूजीलैंड के आसपास जो है उनको वार्निंग दी गई है। तो यहाँ से हम सेंटेंस की क्या कर सकते हैं, अभी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ, आगे पढ़ते हैं। वन आइसबर्ग, अब देखिए आइसबर्ग वहाँ पर वार्न किया गया है, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि उस चीज़ को क्या है, जोड़ा गया है। ठीक है, किसी न किसी सेंटेंस से यहाँ से भी शुरुआत नहीं करते, क्योंकि वन आइसबर्ग यानी कि कहीं ना कहीं इससे पहले आइसबर्ग आया होगा, तब तो उसके बारे में बताया है, यानी कि ये वन से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं किया जा सकता। दे आर फाउंड मोस्टली नियर सदर्न, यानी कि किसी के बारे में बताकर फिर बोला जाता है कि ये उसके आसपास पाए जाते हैं। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से, हम सेकंड से करते हैं। शिप सेलिंग नियर सदर्न न्यूजीलैंड हैव बीन वार्न्ड ऑफ द आइसबर्ग, फिर इसके बाद सम ऑफ देम आर बिगर देन हाउस, जो वहाँ पर जिनको वार्निंग दी गई उनमें से देखा गया कि कुछ हाउसेस से भी बड़े हैं, ऐसे हैं कुछ जो कि हाउसेस से भी बड़े हैं। फिर इसके बाद वन आइसबर्ग रिपोर्टेड बाय द फिशिंग बोट वाज 200 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर हाई, यानी कि ये बताया गया कि जो वहाँ पर उनको वार्निंग की गई, देखा गया कि उनमें से कुछ तो घरों से भी बड़े हैं, और उनमें से एक ऐसा है जो रिपोर्ट किया गया कि वो फिशिंग बोट था और उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ दिया है। समझ रहे हैं कैसे चीज़ों को जोड़ना है। सबसे पहले कि आखिर बात किसकी हो रही, वहाँ से शुरुआत करें, फिर हम सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। तो थर्ड हमने लिखा वन आइसबर्ग रिपोर्टेड बाय द फिशिंग बोट। अब मैंने देखा कि सेकंड, फिर इसके बाद फर्स्ट एंड इसके बाद थर्ड, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड, लास्ट में बचा 4, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। सेकंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो आपको एलिमिनेशन, इसमें सबसे ज़्यादा जो काम आता है एलिमिनेट करना। जैसे ही मैंने देखा फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट नहीं कर सकता, थर्ड से स्टार्ट नहीं कर सकता, फर्स्ट तो है ही नहीं, क्या फोर्थ से स्टार्ट कर सकता हूँ। दे आर फाउंड मोस्टली नियर द साउथर्न, क्या क्या फाउंड हो रहे हैं मोस्टली इन द साउथ। तो आप देखिए सेंटेंस, यानी कि एक बार मैं बता दूं कि सेंटेंस आपके फोर्थ से भी स्टार्ट नहीं होंगे कि दे आर फाउंड मोस्टली नियर साउथ आइसलैंड ईस्ट कोस्ट। अब जोड़ूं किससे इसको, मैंने ये तो बोल दिया दे आर फाउंड, क्या क्या फाउंड हो रहे हैं, तो यानी कि फोर्थ से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो फोर्थ से अगर नहीं हो रहा तो ये ऑप्शन कहना, ये ऑप्शन कहना हो ही नहीं सकता। फर्स्ट सम ऑफ देम, सम जैसे ही आया मैंने सोचा क्या किसकी बात हो रही है, तो यानी कि पहला सेंटेंस भी नहीं आएगा, एक ऑप्शन बचता है, पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इनके आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। अब मैंने बताया था एक पंक्चुएशन मार्क का क्वेश्चन आता है। आप देखिए कि पढ़ेंगे यहाँ पर इंडिया के बाद क्या है, कॉमा लगा है। क्या कभी आपने पढ़ा है इंडिया सेलिब्रेट्स एक साथ लिखा जाता है, कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये हो नहीं सकता। इंडिया सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंट डे ऑन 15 अगस्त एवरी डे, मुझे पता है कहीं पर बीच में इसके कॉमा या कोई भी चिन्ह नहीं आता, सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। थर्ड पढ़ लेते हैं, यहाँ पर भी कॉमा, इंडिया सेलिब्रेट्स, क्यों इसको कॉमा क्यों लगाया, इंडिया सेलिब्रेट्स यहाँ पे ये, ठीक है। तो आप देखें सेकंड ऑप्शन इंडिया सेलिब्रेट इट, कोई भी बीच में चिन्ह लगाते नहीं, एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा जाता है। ठीक है, तो इन जितने भी सिंबल या जितने भी आपके ये चिन्ह हैं, इन सभी के बारे में मैं एक क्लास बना दूंगा और रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब में आप देखिए और आपके डाउट क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द न्यू रूल्स। अब इसको देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बात मैंने आपसे कहा कि आपका सिलेक्शन आपके रट्टा पर नहीं रह गया, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग पर है, आप इंग्लिश से कितना टच में रहते हैं, आप इंग्लिश कितना रट लिए, इस बात पे नहीं है। क्वेश्चन को देखिएगा जरा एक बार।
द न्यू रूल्स इन द कंट्री गिव बिजनेस अ लेग अप। पहली बात तो लेग अप का मतलब क्या होता है मुझे ये बताना चाहिए। अप टू फेस कंपटीशन फ्रॉम द अदर कंट्री, यानी कि जो न्यू रूल आया है कंट्री में वो क्या करता है, बिजनेस को लेग अप कर रहा है टू फेस द कंपटीशन फ्रॉम द अदर कंट्री। जो अभी नया रूल बिजनेस के लिए आया है, बिजनेस रूल जो आया है वो कंपनीज के लिए एक लेग अप जैसे काम कर रहा है जो कि अदर कंट्रीज से। अब सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइए सर कि लेग अप क्या होता है। तो लेग अप होता है किसी के लिए हेल्प करना, मतलब कि हेल्पिंग हैंड बोल सकते हैं, या किसी को बूस्ट करना। तो जो रूल आया है वो क्या करता है, किसी को हेल्प कर रहा है, यानी कंपनीज को आगे बढ़ने में, कंपटीशन फेस करने में, या उनको क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है उनके। तो लेग अप का मतलब क्या हुआ, बूस्ट करना। फिर इसके बाद ऑप्शन देखिए, अब ये है कि इसकी मीनिंग कौन सा सेंटेंस दे रहा है। इलीगल सैंक्शन ये है क्या, अगर रूल आया है तो क्या इलीगल सैंक्शन है, क्या बात करते हैं, इलीगल नहीं होगा। ऐसा रूल जो आपको पूरे दुनिया से कंपटीशन से बचा रहा है उसे इलीगल कहेंगे, नहीं। दूसरी बात हिंड्रेंस, अब जब आपको हिंड्रेंस पता हो तब तो बोलेंगे कि ये सही है गलत। हाँ, डाइस थ्रो करेंगे, जय माता दी, हिंड्रेंस लगा दो, असिस्टेंट लगा दो, अब ब्लैंकेट राइट लगा दो, है क्या। चलिए तो एक एक करके सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं, फिर आपको जवाब खुद मिलेगा। हिंड्रेंस का मतलब होता है थिंग्स दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस या डिले और ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको रोके, आपको लेट करे, या आपके काम में बाधा डाले, रुकावट लाए, उसका मतलब होता है हिंड्रेंस। अगर आपने कभी पढ़ा हो, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। क्या बिजनेस रूल आपको रुकावट पैदा कर रहा है, क्या रूल आपको रुकावट पैदा कर रहा है, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो ये ऑप्शन कहना अपनी जगह गलत है। इलीगल कहना तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। फिर इसके बाद असिस्टेंट और अ ब्लैंकेट राइट, इन दोनों में ब्लैंकेट राइट का मतलब क्या होता है। ब्लैंकेट राइट का मतलब होता है अप्लाइंग टू और कवरिंग ऑल मेंबर ऑफ द क्लास, जैसे कि कोई ऐसी गाइडलाइन आई जिससे कि सभी मेंबर्स पर लागू हो रही है। क्या कोई ऐसा गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नियम निकाला कि कल से सभी को ऐसे करना है, रूल निकाल दिया बिजनेस के लिए। ऐसा तो नहीं है कि सभी के ऊपर एक रूल आ गया, या जो अप्लाइंग टू और कवरिंग ऑल मेंबर ऑफ द क्लास, किसी एक क्लास के मेंबर को कवर कर रहा हो, ऐसा रूल तो है नहीं। फिर इसके बाद असिस्टेंट, यहाँ पर जो आपका असिस्टेंट, ये आपका करेक्ट आंसर, ये तीनों यहाँ पर आपके गलत। असिस्टेंट का मतलब होता है कि जो आपको क्या करे, सपोर्ट कर रहा हो, हेल्प कर रहा हो, वो आप यहाँ पर आंसर लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका करेक्ट आंसर असिस्टेंस। ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, ही डिड नॉट विन द इलेक्शन। बात को समझिए, क्या एंड लगा दूं, एंड लगाने से एक कंजंक्शन है एंड, और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसको पढ़ा है हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो यहाँ पर ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जो दोनों जुड़ रहे हैं। एंड ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, एंड से तो स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए, बट ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, यानी कि क्या होता है, जब कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तब हम बोलते हैं कि मेहनत तो किया था लेकिन अच्छा नहीं हो पाया इस बार, ऐसा बोलते हैं। बट ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, ही डिड नॉट विन द इलेक्शन, यानी कि वो लेकिन अच्छा कैंडिडेट था परंतु वो जीता नहीं, मीनिंग ही नहीं निकल रही। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, यद्यपि या फिर भी, वो अच्छा कैंडिडेट था फिर भी वो जीता नहीं, यही तो बोलेंगे। वो अच्छा कैंडिडेट था फिर भी वो जीता नहीं, यानी कि फिर भी का मतलब होता है दो, इफ़ का यदि होता है, यदि वो अच्छा कैंडिडेट था तो जीतना चाहिए। इफ़ ही इज डूइंग द हार्ड वर्क ही शुड क्वालिफाई द एग्जाम, यदि उसे हार्ड वर्क यदि कर रहा है तो पास होना चाहिए। तो इफ़ भी कहना गलत है। आप देखेंगे, दो ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, यद्यपि वो अच्छा कैंडिडेट था लेकिन वो इलेक्शन नहीं जीत पाया, एक अफसोस वाली बात है। यानी कि फिर भी, यद्यपि या फिर भी, जहाँ पर ये मतलब निकले वहाँ पर हम लगाते हैं दो, यानी कि एंड बट इफ़, तीनों अपनी जगह गलत हैं। नेक्स्ट आते हैं, आई ऑलवेज पोस्टपोन द इविल डे व्हेन आई हैव टू विजिट द डेंटिस्ट। फिर आती है बात वोकैब पे। मैंने कहा कि इंग्लिश में आपका, अब बताइए यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट और कौन सा रूल लगाएंगे, आपका इंग्लिश से कितना अटैचमेंट है, कितना आप इंग्लिश से लगाव रखते हैं, डिपेंड वो करता है। आई ऑलवेज पोस्टपोन, अब यहाँ पर वोकैब की बात आएगी। आपसे पूछा है इनडायरेक्टली कि पोस्टपोन का
सिनोनिम्स यानी कि पोस्टपोन का एंटोनिम्स यानी कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो उसके अपोजिट बात करता हो। बस इतना सा है। आई ऑलवेज पोस्टपोन द इविल डे व्हेन आई हैव टू विजिट द डेंटिस्ट। जब मुझे उसके यहाँ डेंटिस्ट के यहाँ विजिट करना होता है, मैं हमेशा उस बात को क्या करता हूँ, टालता रहता हूँ। अब देखिएगा सस्पेंडेड क्या कहना सही है। सस्पेंडेड तो मतलब होता है कि पूरी तरह ख़त्म कर देना, आप सभी समझते हैं। अब बात आती है डिफर, रिस्पाइट एंड हेस्टन। डिफर, रिस्पाइट और हेस्टन, आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जय माता दी कोई भी लगा दो, इन तीन के बारे में हमें कोई हिसाब किताब नहीं है। बताने वाला क्या बोलेगा, थोड़ा सा आंसर देख के बोलेगा इन चार में से ये करेक्ट है। बात करता हूँ एक एक करके। सस्पेंडेड मतलब होता है कि पूरी तरह ख़त्म कर देना, उसके बारे में कोई बात नहीं करना। क्या पोस्टपोन का मतलब यही होगा। पोस्टपोन का मतलब होता है आगे बढ़ाना। तो ऐसी कोई मीनिंग हो जिसको हम क्या करते हैं, रोकें, ठीक है। या कोई काम अगर हम पोस्टपोन कर रहे हैं किसी भी काम को, तो ऐसी हैबिट हो जो हम जल्दी से करें, कोई काम करने की हमारी जल्दीबाजी हो, आतुरता हो, वो जिस शब्द से मतलब निकलेगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। सस्पेंडेड से तो कुछ होता नहीं है। डिफर की मैं अगर बात करूं तो डिफर मतलब होता है सीधा सा मतलब आप पुट ऑफ यानी किसी काम को रोक देना या किसी काम को पोस्टपोन कर देना, डिफर का मतलब होता है। रिस्पाइट की अगर मैं बात करूं तो रिस्पाइट का मतलब होता है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट। किसी भी काम को करते करते आप थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। तो खैर ये तो नहीं हुआ कि मैं काम करने की जल्दीबाजी दिखा रहा हूँ। हेस्टन का मतलब होता है बी क्विक टू डू समथिंग। बी क्विक टू डू समथिंग मैं कह सकता हूँ कि पोस्टपोन करने से अपोजिट होगा कि मैं काम को बार बार रोक रहा हूँ, उससे अच्छा है कि मैं काम को बहुत क्विकली कर रहा हूँ। अपोजिट पूछा है तो हेस्टन आपका करेक्ट आंसर होगा, यस। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। अब इसके लिए क्या है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल का क्वेश्चन हो गया। अब एक प्रीपोजिशन से है, बात करते हैं प्रीपोजिशन के। ईच ईयर थाउजेंड्स, अब कुछ भी नहीं इसमें, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हमेशा हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या देखना है। अमॉन्ग लिखा है, क्रॉस लिखा है, दो क्वेश्चन तो दो ऑप्शन वैसे ही काट दो। बात आती है तीसरे और चौथे पर, ठीक है। आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर या कोई और आपकी हैबिट है तो आपने ये देखा होगा कि ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, अमॉन्ग बिल्कुल गलत है। और इसके बाद आप ये कहें अक्रॉस, तो ये भी अपनी जगह क्या है, गलत है, इसको हम सही नहीं कह सकते। ऑफ कहना, ईच ईयर थाउजेंड ऑफ द पीपल सही है। सफ़र, अब किसी भी डिजीज़ से कोई सफ़र कर रहा है तो सफ़र फ्रॉम डिजीज क्या है, सफ़र फ्रॉम डिजीज। और अगर कोई बिजनेस में लॉस हो रहा है तो सफ़र के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। मेरी बात को आप लोग लिख रहे हो अगर तो उसको लिख लीजिए कि अगर हम सफ़र का यूज किसी भी बिजनेस में, हम लॉस अगर हमें हो रहा है और वहाँ पर हम सफ़र बोल रहे हैं, आई सफ़र लॉस फ्रॉम माई बिजनेस, यानी कि सफ़र के बाद अगर आप लॉस वाली फीलिंग है या लॉस के सेंस में आप सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे सफ़र के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। सफ़र फ्रॉम किसी भी डिजीज के लिए होता है। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डेथ या डाइड। अब डाइड के साथ मैं ऑफ लगा दूं, एक बार मेरी बात को आप लोग सुनिएगा। डाइड के साथ मैं ऑफ लगा दूं, बाई लगा दूं, फ्रॉम लगा दूं, फॉर लगा दूं, विथ लगा दूं, डाउन लगा दूं, क्या लगा दूं। अब आपको समझना है कि वहाँ पे डाइड ऑफ मतलब होता है डिजीज से मर जाना। डाइड बाई या डाइड इन मतलब होता है एक्सीडेंट से मर जाना। डाइड फ्रॉम मतलब होता है भूख से मर जाना, डाइड फ्रॉम हंगर। डाइड फॉर मतलब होता है किसी श्राप से मर जाना। डाइड विथ मतलब होता है जब आप कोई भी इंडियन सोल्जर की जब शहादत होती है तो डाइड विथ रिस्पेक्ट। डाइड के साथ विथ आया है तो विथ रिस्पेक्ट। और डाइड डाउन मतलब होता है कि आप बीमार हो, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या फिर कोई बीमारी या बुखार से, यानी कि वीक होना। डाइड डाउन फ्रॉम यानी कि आप कमज़ोर हो, उसको बोलते हैं डाइड, यानी कि आप वीकनेस, डाइड डाउन। तो ये हुआ ऑफ और फ्रॉम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज अ विच। अब मैं बात करूंगा कि इनमें से क्या करना है। चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट, यानी इसमें से कुछ गलत है। और क्या गलत है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है, फ्रेंड्स होता है। क्यों, क्योंकि वन ऑफ माई बेस्ट यानी कि फ्रेंड्स में से एक को मैं बाहर निकाल रहा हूं तो फ्रेंड्स,
वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड कहना गलत है, क्योंकि एक में से एक अच्छा मित्र या एक 10 में से अच्छे मित्र, तो जब फ्रेंड्स की बात हो गई तो एक सिंगुलर नहीं, वहाँ पर फ्रेंड्स के साथ प्लूरल होगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वन ऑफ, ऑप्शन फर्स्ट, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड आर, मैंने बोला फ्रेंड नहीं होगा फ्रेंड्स होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों आप गलत कर दीजिए, क्योंकि इसमें है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स तो सही कर दिया है, आर और यहाँ पर इज में सवाल उठता है, तो जब फ्रेंड्स है तो यहाँ पर आगे क्या होगा, आर। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज, क्योंकि इसके साथ सॉरी यहाँ पर इज होगा, इज इसलिए होगा क्योंकि मैं उन फ्रेंड्स में से, मुझे हाँ यही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको ईच एवरी वन ऑफ के साथ हमेशा क्या करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपने देखा वन ऑफ माय फ्रेंड हो या ईच हो या एवरी हो, वन ऑफ देम, या फिर जहाँ पर भी ये आपको समझ में आए एनी, उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड इज अ विच, मतलब कि उन मित्रों में से मेरा एक मित्र, और हम क्या करते हैं फ्रेंड्स को देखकर यहाँ पर हम लोग आर लगा देते हैं। ठीक है, इसको सही करें। फिर आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। इसमें से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पैसिव है आराम से। व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, आप कब रिटर्न करोगे, एक्टिव वॉइस है, आपको समझना है बिल के साथ, यानी कि जब मैं चेंज करता हूँ तो बिल भी हो जाता है, यानी कि जिस सेंटेंस में आपको बी दिखे वहाँ पर देखिए। तो द बुक क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगा है पहले में और दूसरे में देखिए द बुक विल बी रिटर्न बाई यू व्हेन, यानी कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो पहले WH वर्ड आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड तो गलत है। व्हेन विल यू रिटर्न, बी कहाँ है ही नहीं, यानी कि एक ऑप्शन है व्हेन विल बी द बुक बी रिटर्न, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रिराइट्स द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस, यानी कि इसको हम एक्टिव वॉइस में लिखना है। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, अब क्या है, पॉकेट को अगर उसने एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज किया है, यानी कि पॉकेट यहाँ पर डूअर नहीं है, ऑब्जेक्ट है, सीधी सी बात है, ये पैसिव वॉइस है। हैज़ बीन लगा है तो आप कोई ऐसा सेंटेंस जहाँ पर बीन हट जाएगा हैज रहेगा, और समवन सभी के साथ है, समवन हैज, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, जहाँ पर आपको ये कहीं पर दिखे वही ऑप्शन, समवन हैज picked my pocket, option number first, someone has picked my pocket is the correct, option number first. By the time they, ये मैंने कई बार बताया है, by the time I reached the station the train had left, the first action must be written in present indefinite, the first action must be written by the time they reached the station the train had left. फर्स्ट एक्शन मस्ट बी रिटन इन पास्ट परफेक्ट एंड सेकंड एक्शन मस्ट बी रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट। कुछ भी नहीं करना, जो पहला काम है उसको पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड उसमें लगाना है, पास्ट परफेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब होती है, और जो दूसरा है उसको पास्ट में रखना है। तो पहला काम ट्रेन का जाना है, दूसरा काम मेरा स्टेशन पहुंचना है। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, फर्स्ट एक्शन ट्रेन का जाना, तो ट्रेन लेफ्ट, आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट है, रीच्ड है, लेफ्ट है, जहाँ पर लेफ्ट आपको दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हैड लेफ्ट, यानी कि सेकंड थर्ड तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हैड लेफ्ट होना चाहिए। मैंने देखा कि पहले ऑप्शन में हैड लेफ्ट है, चौथे ऑप्शन में हैड लेफ्ट है। अब बात आती है बाय द टाइम दे रीच्ड होगा, नॉट हैड रीच्ड, जहाँ पर रीच्ड है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दे रीच्ड। क्या बोला मैंने, फर्स्ट एक्शन मस्ट बी रिटन इन पास्ट परफेक्ट एंड सेकंड एक्शन मस्ट बी रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज ग्रेप्स, अब लोगों को लगेगा ये क्या है, टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर है। मेरी पहली क्लास अगर किसी ने टेंस की देखा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज्ड विद द रेगुलर एक्शन, इर्रेगुलर एक्शन, एनी हैबिट, एनी साइंटिफिक या यूनिवर्सल फैक्ट। एप्पल का, द ग्रेप्स, जो एप्पल का स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो एक नेचुरल है। ठीक है, एप्पल इज टेस्टिंग कहना, जहाँ पर भी नेचुरल या प्राकृतिक उससे बातें की जाएं। अभी मैं एक पेपर देख रहा था, 31 का था शायद, जेल प्रहरी का, उसमें एक यही पेपर आया, और हर पेपर में क्वेश्चंस का जो टॉपिक है सेम है,
क्वेश्चन बदल गया, यानी कि क्वेश्चन बदला है, उसका टाइप नहीं बदला। द ग्रेप्स वाज टेस्ट कहना गलत है भैया, सीधा सा है कि सीधे सीधे प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज होगा और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेस्ट्स नहीं हो सकता। ग्रेप्स क्या है, प्लूरल है और प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। डैश योर रिक्वेस्ट, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं ये विथ रिगार्ड, विथ रिगार्ड्स, बाय रिगार्ड टू, बाय रिगार्ड्स टू। पहली बात तो बाय रिगार्ड और बाय रिगार्ड ये फ्रेज है जो सीधा सा होता है विथ रिगार्ड टू। क्या होता है, विथ रिगार्ड टू, रिगार्ड के साथ यस या ईएस नहीं लगा सकते और विथ की जगह बाय नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन केवल और केवल पहला फर्स्ट करेक्ट होगा। विथ रिगार्ड्स एक फ्रेजल है जिसका मतलब होता है एज कंसर्न या इन रिस्पेक्ट ऑफ। लिख लें, विथ रिगार्ड्स एक क्या है, फ्रेज है जिसका मतलब होता है एज कंसर्न या इन रिस्पेक्ट ऑफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन जॉन रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस पर मैं बात करूँगा कि एडजेक्ट, अब पहली बात तो ये समझना है ये क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है। एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, मैंने लिखाया था फ्यू और द, उनमें से क्वेश्चन आता है अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल, ओनली लिटिल एंड ओनली फ्यू। आपको समझना है फ्यू यूज किया जाता है जहाँ पर काउंटेबल के साथ, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ फ्यू, जिसको काउंट नहीं कर सकते उसके साथ लिटिल। ठीक है। तो फ्यू का मतलब होता है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूं अ फ्यू और अ लिटिल, तो अ फ्यू का मतलब है संख्या में ना के बराबर, फ्यू का मतलब है संख्या में ना के बराबर, लिटिल का मतलब होता है संख्या में, मात्रा में ना के बराबर। अ फ्यू का मतलब होता है संख्या में कम है लेकिन है तो। अ लिटिल का मतलब होता है मात्रा में कम है पर है। और द लिटिल का मतलब होता है जहाँ पर द लिटिल का मतलब होता है पर्याप्त, मात्रा में पर्याप्त है, जितना मुझे चाहिए। और द फ्यू का मतलब होता है संख्या में सफिशिएंट है, यानी पर्याप्त है। तो अनकाउंटेबल के साथ हम यूज करते हैं लिटिल। अब एक इस क्वेश्चन को पढ़िए। व्हेन द जॉन रिटर्न फ्रॉम द स्कूल डिड नॉट नो देयर वाज गोइंग टू सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी एट होम। उसको पता ही नहीं था। अब कितनी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी में क्या, उस इन्फॉर्मेशन को आप काउंट कर सकते हैं, 3 इन्फॉर्मेशन, 5 इन्फॉर्मेशन। तो फ्यू तो काउंटेबल के साथ होता है, इन्फॉर्मेशन काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अगर कहीं पर फ्यू लिखा होता तो उसको मैं कंसीडर ही नहीं करता। लिटिल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि लिटिल और अ लिटिल, 2 ऑप्शन है यहाँ पे। मच इन्फॉर्मेशन, लेस इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन ही नहीं होता कि अगर इन्फॉर्मेशन होगी कि बर्थडे सेलिब्रेट होना है तो पूरी होगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मच और मोर और लेस ये कहना मतलब ही नहीं बनता। अ लिटिल का मतलब होता है, लिटिल का मतलब होता है कि बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन उसे मालूम नहीं थी। और अगर अ लिटिल बोलता हूँ तो कम मालूम थी पर थी, मतलब क्या निकलता है, उसको बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ओनली लिटिल इज द करेक्ट आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 16। द क्रिकेट प्लेयर, अब कोई क्रिकेट प्लेयर अगर शॉट खेल रहा है तो क्या आप बोलते हैं ओ सचिन ने अनटाइम्ड शॉट खेल गया, मिस टाइम, यानी कि आप टाइम पे बॉल और बैट का कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए, उसको हम बोलते हैं मिस टाइम। ठीक है। तो ये मिस टाइम यहाँ पर क्या है, मैंने बोला था प्रीफिक्स से क्वेश्चन आता है, ये वही है प्रीफिक्स। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, टेंस का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने एक टेंस अच्छे से पढ़ा है तो उसकी मीनिंग निकालोगे और उस मीनिंग से आप देखोगे कि कौन सा मीनिंग मुझे वही इन 4 ऑप्शन से मिल रहा है। द लाइट वेंट आउट, द मीटिंग हैड नॉट एंडेड। पहली बात तो आपको ये समझना है कि वेंट आउट का मतलब क्या होता है। क्या चले जाना, मतलब कि चलने की बात हो रही है, एक फ्रेज की तरह यूज हुआ है। वेंट आउट का मतलब होता है स्टॉप, रुक जाना। ठीक है, एक फ्रेज की तरह है। वेंट आउट का मतलब होता है स्टॉप। तो यहाँ पे अब उस फ्रेज को मैं क्या बदल दूंगा, लाइट इज गोइंग आउट, लाइट इज, ठीक है, ये सब आपको क्या इसको द लाइट वर गोइंग आउट, द लाइट वर गोइंग आउट, द लाइट वेंट आउट या द लाइट वेंट। तो मैंने बोला कि जब फ्रेज की तरह यूज हुआ है तो उसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं लाएंगे। द लाइट वर गोइंग आउट मतलब कि क्या, हमने उसका पैसिव बना दिया और लाइट जा रही थी। मीनिंग को समझिए कि वेंट आउट का मतलब है चले जाना और यहाँ पे लाइट से चले जाने का मतलब है स्टॉप होना, एक फ्रेज की तरह यूज है। तो इसका मतलब क्या है
क्वेश्चन को पढ़िए। द लाइट वेंट आउट, द मीटिंग हैड नॉट एंडेड। मीटिंग समाप्त नहीं हुई थी, लाइट चली गई, यानी कि मीटिंग समाप्त होने से पहले ही लाइट चली गई। बिफोर कहीं पर लिखा दिखा, यस पहला ऑप्शन। बिफोर द मीटिंग एंडेड द लाइट वर गोइंग आउट, ठीक है। द लाइट वेंट आउट बिफोर द एंड ऑफ द मीटिंग, द लाइट वेंट आउट, इसमें देखिए बिफोर द, अब मैंने कहा कि आपको कहीं पर ये लाइट वर गोइंग और ये यहाँ पर भी मिले, ये नहीं होगा। लाइट वेंट आउट पहले ऑप्शन में देखिए, थर्ड और फोर्थ। द लाइट वेंट आउट एट द एंड ऑफ द मीटिंग, क्या ऐसा हुआ था कि मीटिंग खत्म हो चुकी थी, लाइट चली गई? एट द एंड ऑफ द मीटिंग नहीं हुई थी। लाइट वेंट आउट, द मीटिंग हैड नॉट एंडेड, सीधा सा मतलब है। तो ये तो उल्टा बता रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड। अब वहाँ पे लाइट वर गोइंग और लाइट वर गोइंग आउट ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइट वेंट आउट ही होगा। तो लाइट वेंट आउट बिफोर द एंड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग खत्म नहीं हुई थी, उससे पहले लाइट जा चुकी थी। सेंटेंस का मतलब यही था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एवरी ईयर इन आवर स्कूल द चिल्ड्रन हु, अब देखिए हमारी स्कूल, फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कहा था मैंने कि कोई भी रेगुलर एक्शन है, हमारी स्कूल की क्या है, एक रेगुलरिटी है, एक एनुअल फंक्शन जो होता है वो एक क्या है, रेगुलर होता है, हर साल होता आ रहा है। जब जहाँ पर रेगुलर की बात हो जाए तो माई स्कूल, एवरी ईयर आवर स्कूल द चिल्ड्रन हु परफॉर्म्स वेल, जो बच्चे परफॉर्म करते हैं, द चिल्ड्रन हु परफॉर्म्स, अब यहाँ पर चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, तो परफॉर्म्स नहीं होगा, परफॉर्म होगा। द चिल्ड्रन परफॉर्म, ये देखिए परफॉर्म इन द फाइनल एग्जाम आर अवार्डेड प्राइज, यानी कि जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको प्राइज़ दिया जाता है। तो ये वर परफॉर्म्ड कहना या बिल परफॉर्म, यानी कि हमारे स्कूल में हर साल जो अच्छा प्रदर्शन करेगा, मतलब क्या है, एवरी ईयर इन अवर स्कूल, यानी कि हम अपनी स्कूल का एक रूटीन बता रहे हैं, एक रेगुलरिटी बता रहे हैं कि हर साल मेरी स्कूल, और जहाँ पर रूटीन की बात आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट पे मुझे तुरंत जाना है। रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिट, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट, कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट, जैसे माई फादर वर्क्स या वर्किंग इन द बैंक, पापा का काम करना बैंक में एक रेगुलर एक्शन है, टेम्परेरी एक्शन नहीं है। वर परफॉर्म्ड आवर स्कूल द चिल्ड्रन हु वर परफॉर्म्ड, यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब निकल रहा है कि जो बच्चे परफॉर्म, पैसिव वॉइस की बात हो रही है, यानी कि बच्चों के द्वारा कोई परफॉर्मेंस नहीं किया जाता। द चिल्ड्रन हु वर परफॉर्म नहीं होगा, द चिल्ड्रन परफॉर्म विल बी द फाइनल विल वेल इन द फाइनल एग्जाम आर अवार्डेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। माय मदर, फिर इसके बाद मैं बात करूँगा पास्ट इंडेफिनिट, टेंस का ही क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि ये आईएनजी कहीं पर या कहीं पर एचईडी, इसका कोई रूल होता है, कोई रीजन होता है, मैं बता तो रहा हूँ। माय मदर डैश फ्रॉम सर्विस, जब कभी भी किसी सेंटेंस में पास्ट का कोई टाइम दिया हो तो केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं, ओनली पास्ट इंडेफिनिट। ये रिटायरिंग कहना या हैज रिटायर कहना या वर रिटायर कहना, ये सब के सब क्या है, आपका टाइम पास है। आपको ये ना पता होना चाहिए, मैं ऑप्शन भी नहीं देखूंगा। माय मदर 3 ईयर एगो, पास्ट का कोई भी टाइम दिया है, ओनली पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म रिटायर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट। द एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ कहते हैं इज अ ग्रेट, इज अ ग्रेट, द अर्थ और इज अ ग्रेट, ये आपके 20 क्वेश्चन इंग्लिश के एक एक्सप्लेन करते हुए मैंने सॉल्व किया। और आगे जो नेक्स्ट डेज का पेपर जेल प्रहरी के हैं उनको भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखे होंगे कितना बेहतरीन तरीके से आप एक्सप्लेन करते हुए जब चीज़ों को सीखते हैं, तो जब सेम क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप कभी उससे डरेंगे नहीं, आंसर देंगे और कॉन्फिडेंस के साथ देंगे कि वो क्वेश्चन मेरा छूटा था तो वो गलत, मतलब उसको तो मैं नहीं कंसीडर करता, बाकी जितने अटैम्प्ट किए हैं सभी के सभी सही हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे ही आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो क्लास भी स्टार्ट है, आप लोग ज्वाइन करें और इसी अंदाज में कुछ नया सीखने का आपको मौका है, आप लोग ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।